हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ चार्ली चैपलिन। इस पार्ट में हमने देखा था कि चार्ली चैपलिन को एक अमेरिका कंपनी फिल्म कंपनी ने काम करने का उन्हें अवसर दिया था और उन्हें साल भर के करार पर रख लिया था। तो देखिए, एक दिन स्टूडियो में एक होटल का सेट लगा हुआ था और उन्हें कौन सा काम करने के लिए कहा था? विदूषक का। और फिर उन्हें मेकअप करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने मेकअप कैसा किया देखो। चार्ली चैपलिन ने खूब चौड़े पाँव वाले एक पतलून पहनी, सिर पर डर्बी हैट पहनी और हाथ में बेत पकड़ी, बेत यानी एक छड़ी, और पैरों में बड़े बड़े जूते पहने। नाक और ओठों के बीच एक छोटी सी मूंछ लगा ली थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनका चरित्र क्या है, क्या पात्र है उनका। तो उन्होंने जब वो अपनी वेशभूषा कर रहे थे तभी उनके दिमाग में उस चरित्र की रूपरेखा आ गई। तो उन्होंने उस निर्देशक को बताया था कि मैं कैसा अभिनय अभिनय करूँगा, कि मैं ऐसे व्यक्ति का अभिनय करूँगा जो आवारा भी है और भद्र भी है ना। मैंने आपको बताया था भद्र यानी क्या? भद्र यानी कि शरीफ इंसान, यानी एक आवारा इंसान का भी पात्र करूँगा मैं और एक शरीफ इंसान का भी। तो उस निर्देशक ने बताया कि वह लोगों को विश्वास दिलाए कि वह वैज्ञानिक भी है और संगीतज्ञ भी है। वह किसी बच्चे की मिठाई छीन भी सकता है और सड़क पर पड़े सिगारेट के टोटे भी उठा सकता है। ऐसे वो अभिनय करना चाहता था, इसलिए उसने उस निर्देशक को बता दिया। फिर देखो, होटल के लॉबी का दृश्य था और उसमें एक महिला के टांग में मेरा पैर फंस गया। मेरा यानी चार्ली चैपलिन का। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसा अभिनय किया। जब वो उस दृश्य में आगे बढ़े तो उसने ऐसा दिखाया कि उसकी उसकी जो टांग है एक महिला की टांग में फंस गई। वो फिर उनका संतुलन बिगड़ा, उनके सिर पर जो टोप था वह गिर पड़ा और फिर मैंने क्या की, महिला से माफ़ी मांगी। ऐसा सचमुच हुआ था क्या? वही उन्होंने वैसा दृश्य दर्शकों के सामने दिखाया था और आगे बढ़कर मुड़ा तो कुर्सी से टकराया। फिर मैं फिर उठा और टोप उठाकर कुर्सी से माफ़ी मांगने लगा। यह दृश्य की रिहर्सल देखने वाले जो दर्शक थे वो हंसी के मारे उनका बुरा हाल हुआ था और अन्य सेटों के जो लोग थे वह भी वहाँ पर आ गए थे और वो भी इतने खिलखिलाकर हंसने लगे। उनको यह दृश्य जो बाकी के सेट वाले लोग थे उनको भी यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। अभी चार्ली चैपलिन को लग रहा था कि मैं सफलता की राह पर मज़े से चल रहा था। मेरी जो फिल्में हैं यानी चार्ली चैपलिन की फिल्में कैसी हो रही थी, लोकप्रिय हो रही थी। उन्हें बनाने वालों को आर्थिक लाभ भी कम नहीं हो रहा था क्योंकि वो उनके जो ऐसे प्रसंग लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे थे। यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम आगे देखते हैं। मैंने दर्शकों के बीच बैठकर अपनी फिल्में देखी। फिर पूरी जो रिहर्सल होने के बाद चार्ली चैपलिन ने बाकी जो दर्शक थे उनके बीच बैठकर अपनी फिल्में देखी थी। मैंने देखा पर्दे पर मेरे आते ही वे खिलखिला उठते थे। जब चार्ली चैपलिन जब पर्दे पर आते थे तो दर्शक क्या होते थे? खिलखिला उठते थे। इससे मुझे खुशी भी हुई और संतोष भी मिला। मुझे अपने पर विश्वास बढ़ा। मुझे चरित्र के बारे में न बताकर हल्का सा एक विचार बता दिया जाता, बस फिर मैं अपनी कल्पना से अभिनय शुरू कर देता। यानी जहाँ वो काम करने के लिए जाते थे वहाँ पर वो क्या करते थे, उन्हें हल्का सा कैसा अभिनय ऐसे बताने के बाद वो क्या करते थे, अपनी कल्पना से अभिनय शुरू कर देते थे। फिर धीरे धीरे अमेरिका में मेरी ख्याति बढ़ने लगी। यानी अभी वो कहाँ काम कर रहे थे? अमेरिका में। अभी अमेरिका में यह सब कार्य अभिनय करते करते वो उनकी ख्याति अमेरिका में वो प्रसिद्ध हो गई, है ना। हर नई फिल्म के साथ मुझे लेकर फिल्म बनाने वाले लोग अपनी फिल्मों के दाम भी बढ़ाते क्योंकि उनकी फिल्में, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखने के लिए बहुत लोग आते थे ना। इसलिए जो चार्ली चैपलिन को अपनी फिल्में लेते थे वो क्या करते थे, अपने दाम भी बढ़ाते थे। अब मैं हॉलीवुड में स्वयं अपनी फिल्म बनाने लगा था। देखो अभी स्टेज पर ऐसे अभिनय करते करते अभी वो खुद ही क्या करने लगे, हॉलीवुड में स्वयं की फिल्म बनाने लगे थे। कई फिल्में उन्होंने बनाई थी, धन भी बहुत कमाया। लंबे समय तक काम करने के कारण मैं थक तो गया था। सोचा आराम करने के लिए सैर सपाटे के लिए निकल पड़ो। यानी इतनी मेहनत और इतना काम करने के बाद एक दिन उनको ऐसा लगा कि मैं आराम करने के लिए कहीं पर घूमने के लिए निकल पड़ूँ और इसलिए एक दिन मैं यात्रा पर निकल पड़ा। देखिए, कई स्थान होता हुआ मैं जापान में टोक्यो पहुंचा। यानी वो यात्रा करते करते कहाँ पर गए? जापान में जो टोक्यो शहर है वहाँ पर पहुँच गए। टोक्यो में मेरा भव्य स्वागत किया गया।
क्योंकि वो पूरे जग भर में प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी वो, क्योंकि वहाँ पर टोक्यो में जाने के बाद भी उनका अच्छे से स्वागत किया गया। टोक्यो में मेरे साथ कोनो नामक एक दुभाषिया था। कोनो नामक एक दुभाषिया था। दुभाषिया ने दो भाषा वो जानता था। एक दिन मैं कोनो के साथ होटल में बैठा हुआ था। यानी जब चार्ली चैपलिन इन कोनो नामक व्यक्ति के साथ होटल में बैठे हुए थे, तब सिडनी भी साथ में था। सिडनी यानी उनके भाई का नाम है। तभी 6 हृष्टपुष्ट युवक उस कक्ष में घुस गए, है ना। जब वो होटल में अपने भाई के साथ बैठे थे, तब 6 लोग क्या आ गए, उस होटल में आ गए और वे काफ़ी उत्तेजित थे। उनमें से कोनो के साथ बात करने लगा। उनमें से 5-6 जन थे और वो कैसे थे, बहुत ही हष्टपुष्ट थे। तब वो उनमें से एक जो आदमी था वो कोनो के साथ बात करने लगा। मैं खतरा भाप गया, है ना। भाप जाना यानी क्या, खतरा भाप जाना यानी महसूस होना। उनको ऐसा खतरे के जैसा महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत कोट की जेब में हाथ डाला, मानो रिवॉल्वर निकाल रहा हो, है ना। जैसे उनको ऐसा लग रहा था कि कोई खतरा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, जैसे कि वो अपने पास रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर निकाल रहा हो। मैंने कोनो से पूछा, यह क्या कह रहा है ना। जब चार्ली चैपलिन ने कोनो से पूछा कि यह क्या कह रहा है, कोनो ने दबे स्वर में कहा कि यह कह रहा है कि आपने इसके पूर्वजों का अपमान किया है। ये सब फिर वो क्या कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। मैं गुस्से से बोला। फिर रिवॉल्वर निकालने की मुद्रा में सिडनी से कहा, आओ बाहर चलें और कोनो तुम कार मंगवाओ। यानी ऐसे उन्होंने क्या किया, अभिनय किया। इसके बाद सिडनी और मैं कोनो के साथ होटल से बाहर आ गए, जैसे कि उनके पास रिवॉल्वर है और वो रिवॉल्वर निकलकर उनको मार रहा है। ऐसे अभिनय करते करते वो क्या हो गए, होटल से बाहर आ गए। फिर अगले दिन इस घटना का रहस्य खुला। क्या रहस्य था, देखिए। नौसेना की 6 कैडेटों ने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर घुसकर उनकी हत्या कर दी। फिर दूसरे दिन उनको यह पता चला कि वो क्या बता रहा था कि नौसेना की जो 9 कैडेट थे, उन्होंने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में उन्होंने अदालत में बतलाया कि वे मेरी भी हत्या करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि मेरी हत्या कर अमेरिका और जापान के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया जाए, क्योंकि चार्ली चैपलिन वहाँ गए थे और अगर वहाँ पर उनका खून किया होता तो अमेरिका और जापान में तनाव उत्पन्न हो सकता था। ऐसा उन्होंने अदालत में बताया था। यह उनका उद्देश्य था। इस घटना के बाद मैं अमेरिका लौट गया। यह घटना होने के बाद वो फिर जापान से कहाँ पर लौट गए, यात्रा करते करते फिर अमेरिका लौट गए। फिर वही फिल्में बनाने और उनमें काम करने का जीवन उनका शुरू हो गया। आज मेरा जीवन काफ़ी सुखी है। अभी वो इतनी मेहनत और लगन करने के बाद उनका जीवन कैसा है, बहुत ही सुखी है। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं और भी कई फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी कैसा हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी यानी बड़ा बनने की इच्छा है मेरी। मैं कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी अपनी छत पर बैठकर सूर्यास्त देखा करता हूँ। दूर एक झील होती है और उसके पार विशाल पर्वत, ऐसे पर्वत जो मुझ में आत्मविश्वास भरते हैं। यानी देखिए अपने बारे में वो कितना अच्छे से बता रहे कि वो अभी कैसे है, महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या बताया मैंने, बड़ा बनने की इच्छा रखना, यानी बहुत बड़ा बनने की उनकी इच्छा थी और वो कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते, क्योंकि वो मरते दम तक काम करना चाहते थे। और वो कभी कभी अपनी छत पर बैठकर इस सूर्यास्त को देखकर क्या कहते हैं कि दूर एक झील है और उसके पार क्या है, एक विशाल पर्वत है। ऐसे पर्वत जो मुझ में क्या करते हैं, आत्मविश्वास भरते हैं। देखिए कि चार्ली चैपलिन में कितना आत्मविश्वास था, कितनी मेहनत और लगन थी, और इतनी मेहनत और लगन होने से वो क्या हो गए, सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गए। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए और ये जो शब्दों के अर्थ हैं अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।